स्टूडेंट, आज हम लोग सर्जरी का एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है आपका वैस्कुलर सर्जरी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वैस्कुलर सर्जरी होती क्या है। ये सर्जिकल एक प्रोसीजर होता है टू ट्रीट सम डिजीज़ रिलेटेड टू द वैस्कुलर सिस्टम और आर्टरीज और वेन और आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ये तीन चीज़ें, तीन सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम जो है ना वो कंप्राइज करता है आर्टीरियल सिस्टम के ऊपर, वेनस सिस्टम के ऊपर और आपके लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। इन तीनों में से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ओकल्जन हो जाए या कोई शॉर्टनिंग हो जाए, नैरोइंग हो जाए, तो वेस्कुलर सर्जन क्या करते हैं, वेस्कुलर सर्जरी करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट वेस्कुलर सिस्टम डिजीज़। और दूसरी बात ये है कि मेडिकल थेरेपी से भी ये मैनेज हो सकता है, या छोटे टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आप कैथेटर प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी आप हेल्प ले रहे होते हैं, ये सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन हो रही होती है, तब आप वेस्कुलर सर्जरी जो है पेशेंट की कर रहे होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो सर्जरी की वजह से, वेस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से जो है इन्वॉल्व होते हैं और वेस्कुलर सर्जन उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आपका, अगर मैं कार्डिक सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेस्कुलर इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो आपके एओर्टा में आ रहे होते हैं, कैरोटिड आर्टरीज़ में आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं पेरिफेरल रीजन पे चली जाऊँ तो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वेस्कुलर सर्जरी होती है, जैसे कि इलियक फेमोरल और टिबियल आर्टरीज़ वगैरह में अगर जो है ना नैरोइंग हो जाए या कोई चीज़ क्लॉटिंग हो जाए या कोई ओकल्जन हो जाए, तो तब जो है वेस्कुलर सर्जन क्या करते हैं, वेस्कुलर सर्जरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेन्स वगैरह की कंडीशन हो गई, वेरिकोस वेन वगैरह हो गए, मैटर्नर सिंड्रोम हो गई, ये सारी की सारी हम चीज़ें देखते हैं, मैं आपको बताती चलूँगी कि जिनमें जो है वो सर्जरी होती है। ये लिस्ट भी आपके सामने, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाए, ओकल्जन वेस्कुलर डिजीज़ हो जाए जिसमें आपकी विसरल आर्टरी ओकल्जन हो जाए, पेरिफेरल एन्यूरिज्म हो जाए, आर्टीरियल ट्रॉमा हो जाए, कैरोटिड आर्टरी, डायबिटिक फुट, वेरिकोस वेन, ओकल्जन वेनस डिजीज़, लिम्फेडिमा, और इसके बाद है हाइपर हाइड्रोसिस। ये सारी की सारी वो कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट की आपको इमीडिएट क्या करनी पड़ती है, वेस्कुलर सर्जरी करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि सिम्टम्स क्या हो जाते हैं जब आप वेस्कुलर प्रॉब्लम करवा रहे होते हो। तो इस तरह के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि हमें बहुत पेनफुल मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, कोई कह रहा होता है कि हमें क्रैम्पिंग मतलब समटाइम्स एक हिप में या कभी कभी दोनों हिप्स में फील हो रही है, थाई मसल्स में, काफ मसल्स में जब हम चल रहे होते हैं। तो आपने सुना होगा अक्सर जो है ना नस चढ़ जाती है, सच एज वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, क्लॉडिकेशन हो रही होती है, प्रॉब्लम हो रही होती है। तो फिर वो बस एक दफ़ा चढ़ गए तो फिर चढ़ गए, उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है, समटाइम्स नमनेस भी फील हो रही होती है। समटाइम्स वो लोग जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी जो है ना आपको बता रहे होते हैं, डायबिटिक के जिस तरह से पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कोल्डनेस इन लोअर लैग्स वगैरह या फुट वगैरह में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और इसके अलावा जो पंजे होते हैं, जो फीट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। कि सारी की सारी जो है वो वेस्कुलर डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं। अब इसके जो सिम्टम्स हैं ना वो वेरी करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, लिम्फ एडिमा वगैरह रिपोर्ट करेंगे। अगर आपकी वेन सिस्टम से रिलेटेड है तो आपकी वेरिकोस वेन आ गई, ऑकल्सल वेनस डिजीज़ वगैरह अगर आ गए। अगर आपके आर्टीरियल सिस्टम से रिलेटेड है तो सारी पैथोलॉजी रिलेटेड होंगी आपके आर्टीरियल सिस्टम से, जिसमें एन्यूरिज्म वगैरह आ जाता है। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ हो जाती है। वेस्कुलर डिजीज़ किस वजह से होते हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, ब्लड क्लॉट वगैरह वहाँ पे जाके जो ऑक्लूड हो जाए, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाए, एन्यूरिज्म हो जाए या हाइपरटेंशन हो गई, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को वेस्कुलर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसकी पूरी एक गाइडलाइन होती है जिसकी वजह से प्लान होती है कि अगर ये फीचर्स हैं तो आपने 100% जो है वेस्कुलर सर्जरी की तरफ जाना है। सम कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप मेडिसिन वगैरह भी दे रहे होते हैं और पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाता है, वरना मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ आप जा रहे होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगर आप ये नहीं करवाएंगे वेस्कुलर सर्जरी तो पेशेंट को हैमरेज हो सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक वेनस हाइपरटेंशन हो सकती है। दूसरा, इसके अलावा एयरवेज शॉर्टनिंग हो सकती है,
और ये जो लीजन है ये इतना थ्रेटनिंग हो जाएगा कि आपके वाइटल फंक्शंस को जो है ना वो इम्पेयर कर सकता है, कि आप देख नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो आपके ये सारे सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्वॉल्व कर रहा है। कॉस्मेटिकली भी सीवियर डिफॉर्मिटी हो जाती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आता है, वेस्कुलर बोन सिंड्रोम, और इसके अलावा जो है वो लिम्फोमास वगैरह, और जो चीज़ है आपकी हीमार्थोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारी की सारी कंडीशन है। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो ये सब हो सकती है, लीजन हो सकते हैं आपको, और रिकरेंट इन्फेक्शंस, और आपको सेप्सिस भी हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, या सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि आपको हो सकती हैं अगर आपने नहीं करवाई सर्जरी। दूसरी चीज़ है, जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो जो सर्जन होते हैं वो आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड वेदर यू नीड अ सर्जिकल प्रोसीजर, वेदर यू नीड अ मेडिकल थेरेपी, और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। कुछ आपकी जो इमेजिंग चाहिए होती है। अगर मैं बात करूँ ब्लड से रिलेटेड क्या होते हैं, तो कोगुलेशन स्टडी वो करवा रहे होते हैं। कोगुलेशन स्टडीज़ के अंदर आपकी पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारी चीज़ें आ रहा होता है कि अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह, उसमें सारी की सारी चीज़ चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा फास्टिंग लिपिड्स और ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे होते हैं। फास्टिंग लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना पड़ता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया तो पेशेंट को नहीं है। लिपिड प्रोफाइल पूरी करवा रहे होते हैं फास्टिंग कंडीशन के अंदर, और उसमें हम ट्राइग्लिसराइड्स देख रहे होते हैं, एचडीएल देख रहे होते हैं, एलडीएल देख रहे होते हैं। सारा सम अप अगर मैं बहुत आपको ईजी उसमें बोलूँ तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल शुड बी बिलो 150, बट अगर कोई रिपोर्ट कर रहा होता है 250, 280 तो 300, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, बिकॉज इसकी वजह से प्लाकिंग वगैरह हो सकती है, इसकी वजह से एम्बोलाई बन सकता है, इसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। तो ये सारी की सारी वो कंडीशन है। तो वो सारे के सारे वो लेवल्स चेक कर रहे होते हैं, तो कहीं इसी वजह से तो नहीं हो। उसके अलावा वो आपके HbA1c देख रहे होते हैं। डायबिटिक एक फैक्टर और भी है, और उनमें अक्सर ये सर्जरी की जाती है। तो HbA1c भी देख रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज़ देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है पेशेंट जो है वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ हो, और सारी की सारी कंडीशन लेके आओ, जिस तरह से डायबिटिक फुट वगैरह हो गया है या न्यूरोपैथीज वगैरह हो गई हैं, सारे के सारे वो लेवल चेक कर रहे होते हैं। इमेजिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आपका हो जाता है डॉप्लेक्स अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर डॉप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा डाई वगैरह डाल के कैमरा इंसर्ट करके भी वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है। वेस्कुलर सर्जरी का जो सबसे बड़ा जो आर्टीरियल रोल है वो मैं आपको बता दूं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के अंदर आ जाता है, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ के अंदर आ जाता है, और इसके अलावा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर आ जाता है। ये तीन वो कंडीशन है जिसके अंदर वेस्कुलर सर्जरी होनी ही होती है, और ये सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर है, और इनकी प्रेवलेंस भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 70% जो आपके पेशेंट्स हैं वो इसी कंडीशन के साथ आपके साथ आ रहे होते हैं। अगेन वही बात है, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपने उसकी डिटेल हिस्ट्री ली, आपने उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में आपने सारे लिम्फ नोड को चेक करना है, आपने लोअर लिम्फ पे ज़्यादा फोकस करना है, आपने उधर वेन्स को चेक करना है कि कोई वेरिकोस वगैरह वेन या स्पाइडर वेन फीचर्स तो नहीं है। डिफरेंशियली आपने देखना है उसको, जो है ना वो डायग्नोज करना है कि हो सकता है आप कुछ और समझ रहे हो और ये प्रॉब्लम किसी और वजह से हो रही हो। पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, उस चीज़ पे ज़्यादा आपने फोकस करना होता है। सिस्टमेटिक डिजीज़ जो है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से जो ये इस तरह के फीचर्स दे रहा है जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली वेस्कुलर सर्जरी की तरफ ले जाना है। दूसरा आपने देखना होता है कि आइदर इस पेशेंट वो उस कैटेगरी में पूरा उतर रहा है कि हम इसकी सर्जरी करें। आपने हर चीज़ को देखना होता है। लैग अल्सर्स है, अगर आपके पास पेशेंट लेके आ रहा है तो आपने क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन देखनी है, पूरा का पूरा क्लिनिकल रीजनिंग आपने करनी है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि लैग अल्सर्स कब से हैं, क्यों हो रहे, रिपीटेडली हो रहे, पहले भी रिपोर्ट हुए या गए नहीं है, आपने किसी और चीज़ मतलब कोई और प्रोसीजर तो नहीं करवाया, आपने सारे टेस्टिंग वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, आपको ब्लड CBC देखनी पड़ेगी, आपको हर वो टेस्ट करना पड़ेगा दैट शुड बी रिलेटेड टू द अल्सर्स।
इसके अलावा एओर्टिक एन्यूरिज्म के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा। ऑफ आर्टीरियल सिस्टम की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जो है वो आर्टीरियल डिजीज़ के साथ जो है वो पेशेंट आ रहे होते हैं वेस्कुलर सर्जन के पास। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने फोकस करना है वो आर्टीरियल डिजीज़ पे फोकस करना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आपके आर्टीरियल सिस्टम से रिलेटेड है और आपने उसको फोकस करना है। ये सारी की सारी डिजीज़ आपके सामने आ रही है। स्कीमिया, क्रॉनिक आर्टीरियल गोल्डनबर्गर डिजीज़, एन्यूरिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे बड़ा जो कॉज होता है इंट्रिंसिक कॉज जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो आर्टरीज ऑक्लूड हो रही होती है, वो आपका हो जाता है एम्बोलिज्म आपका हो जाता है और थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ये दो ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो ओकलजन हो रही होती है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करूँ तो कोई सडन ट्रॉमा वगैरह हो गया जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज है उसमें ओकलजन हो गई। एम्बोलिज्म बहुत कॉमन कॉज है। इसमें क्या हो रहा होता है, फॉरेन बॉडी टू द ब्लड स्ट्रीम, फॉरेन बॉडी आपकी क्या चली जाती, बॉडी फॉरेन टू ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है। और क्या हो जाता है, लोअर लिम्स में ये 10 टाइम्स मोर कॉमन है कंपैरेटिवली अपर लिम के ऊपर, और नियरली तकरीबन हाफ ऑफ द एम्बोलाई लॉज एट कॉमन फिमोरल बायफल्केशन, जहाँ पे फिमोरल आर्टरी की बायफल्केशन हो रही होती है वहाँ पे जाके जो है ये क्या हो जाता है, लॉज फंस जाता है ये एम्बोलाई, और लोअर लिम में ज़्यादा होता है अपर लिम से ज़्यादा। क्या इसके कॉज होते हैं, आर्टीरियल फिब्रिलेशन विद मिट्रल स्टेनोसिस, ये इसका कॉज हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये इसका कॉज हो सकता है। सारी की सारी ही वो पैथोलॉजीज़ हैं तकरीबन 70% जो आपके हार्ट से रिलेटेड है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपका ये सारा का सारा सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। लेफ्ट आर्टरियल मैक्सिमा, आपको ये सारे के सारे कॉजेज़ पता होना चाहिए। कंजेनाइटल एंड रिमोटिक वल्वुलर डिफॉर्मिटीज़, प्रोस्टैटिक हार्ट वॉल्व्स, ये सारी की सारी जो प्रोस्टैटिक हार्ट वॉल्स आपके हो गए, स्टंट वगैरह जहाँ पे डल रहे होते हैं, बलून प्लास्टी हो रही होती है, आर्टिफिशियली वहाँ पे इंड्यूस करवाए जाते हैं वॉल्व, ठीक है। अगर आपकी ईवीएम मिट्रल वॉल्व वगैरह जो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे आपको कॉज पता होना चाहिए। 6 आर्टीरियल एम्बोलाई के कॉजेज़, सॉरी नंबर 6 पॉइंट है आर्टीरियल एम्बोलाई का क्या कॉज है, थ्रोम्बस, फिब्रिन, प्लेटलेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। थ्रोम्बस ऑक्लूड हो सकता है, फिब्रिन लेवल आपका डिस्टर्ब हो सकता है, प्लेटलेट्स काउंट में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो पेशेंट का हाइपर कोलेस्ट्रेलीमिया हो सकता है। हाइड्रोजेनिक में क्या हो जाता है, कैथेटर कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो जा सकता है, लॉज हो सकता है, जिसको कि आपने करना होता है डिसलॉज करना होता है। म्यूरल थ्रोम्बस, वल्वुलर वेजिटेशन, प्लग्स वगैरह यहाँ पे जाके जो है ना वो प्लग्स की टाइप है तो वो जाके ऑक्लूड हो जाते हैं। थ्रोम्बाई की वजह से भी हो सकता है या एयर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटर। कैथेटर आप इन्वॉल्व करवा रहे होते हैं यूरिनरी ट्रैक के ऊपर, और भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आप कैथेटर वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं टू परफॉर्म सम प्रोसीजर्स वगैरह, ड्रेनेज वगैरह करवा रहे होते हैं बेसिकली ये, तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपके पास ट्यूमर आ गए, बुलेट्स हो गए, और आपका पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हो गया। आपने क्या याद रखना है, इसके कॉजेज़ याद रखने हैं। इसके तकरीबन 9 कॉजेज़ हैं, 9 के 9 कॉजेज़ आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, आर्टीरियोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हो जाता है, आर्टरीज आपकी क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाते हैं ड्यू टू स्क्लेरोसिस, ड्यू टू स्कारिंग वगैरह। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, एथेरोमेटस प्लाक वगैरह वहाँ पे क्या हो जाता है, एक ऑक्लूड हो जाता है, लॉज हो जाता है, वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। एन्यूरिज्म की वजह से, एओर्टिक डायसेक्शन ये कंडीशन है, एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से भी थ्रोम्बस हो सकता है। आर्टेरियोपेंथिस बर्गर डिजीज़, पेरीआर्टेरियोसिस नोडोसा, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, टेकस डिजीज़, ये भी एक सारे के सारे कॉजेज़ हैं। आर्टेरियोपैथीज़, आर्टरीज़ की पैथोलॉजी के ये सारे के सारे आपके केसेज हैं। अगर मैं ब्लड रिलेटेड टोटली बात करूँ कि ब्लड में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, वो आपका हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिस, पॉलीसाइथीमिया, increased numbers of RBCs, DIC, ergotamine, infections, malignancies, तो ये सारा जो है ना आपका
टिपिकली रिलेटेड है आपके ब्लड से, कि अगर ब्लड के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आपको थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकता है। इसके अलावा इसके क्या फैक्टर हैं, इंट्रिंसिक अगेन आपने देख लिया, एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस और एक्सट्रिंसिक मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों देख लिए कि एम्बोलिज्म किस किस वजह से हो रहा है, कौन कौन सी डिजीज़ है, थ्रोम्बोसिस किस किस वजह से हो रहा है, कौन कौन सी डिजीज़ है। अब आपका हो गया एक्सट्रिंसिक, हो गया वो ट्रॉमा की वजह से हो रहा था, वही हम देखने जा रहे हैं। ट्रॉमा किसी भी वेसल्स का हो सकता है या सराउंडेड सॉफ्ट टिश्यू का हो सकता है। डायरेक्ट एक्सीडेंट हो गया, किसी ने बुलेट फायर कर दी, आप कहीं छत से अल्लाह ना करे कोई गिर गया, किसी को छुरी लग गई, कोई ऐसी फैक्ट्री में कुछ उस तरह से हो गया, मिसहैप हो गया, या तो डायरेक्ट ट्रॉमा, लेसरेशन, टोटल ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्यूजन, आइट्रोजेनिक कैथेटराइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई गिर गया तो लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, वहाँ पे फेमोरल बाइफर्केशन हो रही होती है, तो वहाँ पे जाके जो है हम बोलाए ऑक्लूड हो सकता है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स की वजह से एंकुलेशन, लेसरेशन एंड कॉन्ट्यूजन सारी की सारी हो सकता है। सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर हो सकता है, ये ह्यूमरस का हो सकता है, पैटेला का क्लेविकुलर। दिस इज़ ऑल अबाउट अ आरटी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन लेके पेशेंट आपके पास आ रहा होता है। कंपार्टमेंट सिस्टम सिंड्रोम, इसमें क्या हो रहा होता है कि पोप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट हो रही होती है बिटवीन मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर। पोप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट की वजह से जो है ना ये कंडीशन डेवलप हो रही होती है, और उस कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। रेडियो ट्यूमर्स में इन्वेड दी आर्टरी, 5 इसके फीचर्स हैं। जब आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा होगा तो पेशेंट आपके पास पेन, पैलार इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, वो पूरा कंपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से येलोइशनेस फील हो रही है, जिसको आप पैलार कहते हो। पेरिस्थीजिया, पैरालिसिस, पल्सलेस, लिम्ब इज कोल्ड, ब्लीडिंग इन ट्रॉमा, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। दूसरी बात है, आपने केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, आपने हिस्ट्री लेनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह का ट्रॉमा हुआ, किस तरह की चीज़ें थी, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, मिट्रल स्टेनोसिस तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इवेंट कि आपको इस तरह से पहले भी कभी हुआ है, एमआई की तो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है। इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो है इट्स अ कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जिसमें आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड की तरफ से जाते हैं। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके बेस पे जो है सर्जरी प्लान होती है। डुप्लेक्स इमेजिंग हो गया, आपकी एंजियोग्राफी हो गया, एक्सरे चेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें, कॉग्लियोग्राम, एमआर एंजियोग्राफी और एंजियोस्कोपी, ये सारी चीज़ें हो रही है। डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्बोलिक फॉर्म एंड थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन, ऑब्वियसली दोनों ऑक्लूड कर रहे होते हैं। डीवीटी जो हो रहा होता है उसकी वजह से एडेमा हो जाता है, पैरालिसिस और फुल वेन्स आपकी इन्वॉल्व होती है। फ्लेगमेसी, एल्बा डोलेंस, आर्टीरियल फ्लो नॉट, ये आपने याद नहीं रखना है। दूसरी जो कंडीशन है डीवीटी में वो क्या हो रही थी, एओर्टिक डायसेक्शन, कार्डिक इनसफिशिएंसी, एर्गोट इंटॉक्सिकेशन, जाइंट सेल आर्थराइटिस, आर्टेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज, जो जाइंट सेल्स वहाँ पे होते हैं, ये कंडीशंस आपकी हो रही होती है। आपको विद इन 12 आवर सर्जरी प्लान करनी पड़ती है वरना पेशेंट कैन डाई। उसमें आपको क्या करना होता है, एम्बुलाई को रिमूव करना होता है, वेस्कुलेचर को आपने क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है, वेनस की आपने ग्राफ्टिंग करनी होती है, प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट करना होता है, इंट्राआर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस करनी होती है। आप इस तरह के डाइस वगैरह एजेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस स्ट्रक्चर्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, कि फिर क्या हो जाता है, इंट्राआर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस, जो थ्रोम्बस बना होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, मायोग्लोबिनूरिया होता है, हाइपरक्लेमिया हो सकता है जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, पोटेशियम लेवल जो है जो इंक्रीज हो जाए, दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपरक्लेमिया। और इसकी प्रिवेंशन कैसे ही हो सकती है, वेनोटॉमी, जब तक आप वेन्स को पूरा का पूरा रिमूव ना कर दें। और मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या देख रहे होते हैं, हैपरिन वगैरह दे रहे होते हैं, और इसके अलावा आप दे रहे होते हैं फिब्रोलाइटिक आप एजेंट्स दे रहे होते हैं, टिश्यू प्लाज्मोजेनिक एक्टिवेटर्स दे रहे होते हैं। दिस इज द मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप दे रहे होते हो। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इस आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से, इस प्रोसीजर जब आप कर रहे होते हो, तो गैंग्रीन हो सकता है, सेकेंडरी हैमरेज हो सकता है, वॉल्कमान इस्कीमिया, फिस्टुला, offshoot that has evolved from general surgery
surgery. It primarily involves the diagnosis and treatment of patients with diseases involving the arterial system, venous system, and lymphatic system. Common treatment modalities for vascular disease would include medical therapy, minimally invasive catheter-based therapies like angioplasty and stenting, as well as traditional therapies, which is open surgical surgery and bypasses, reconstructions, etc. Vascular surgery involves generally interventions on the blood vessels of the human body. I mean, we intervene on blood vessels in the neck, chest, abdomen, arms, legs, and in some cases we also intervene in the veins. And I'm also offering hemodialysis access surgery for patients who need hemodialysis access. So we intervene on essentially all blood vessels in the body, except those in the heart and in the brain, which are done by cardiac surgeons as well as neurointerventional radiologists. Are challenging. Disrupting thrombus, plaque, and calcium during interventional treatments can create emboli that travel downstream. Distal embolization may result in the occlusion of हिस्टोएम्बोलिस को जो है रिमूव करने के लिए पूरा एक सर्जिकल प्रोसीजर है कि किस तरीके से रिमूव किया जाता है. SafeSeal technology uses the patient's own blood pressure to center and secure the catheter's funnel tip within the vessel and include blood flow proximal to the target work zone, creating a static work environment and reducing the potential for an embolic occurrence while addressing the target lesion. और ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको ओपन कर रहा है. After deploying the Megavac funnel with SafeSeal technology, the Megavac catheter may also act as a conduit for delivering lesion-disruptive devices. CTOs, plaque, and calcium can now be treated with greater confidence. The combined efforts of improved aspiration efficiency and traction provided by the thrombo wire help remove thrombotic emboli with minimal removal of blood. When the vessel has been effectively treated and the desired emboli aspirated, the Megavac's easy-to-use This is emboli occlusion aspirated. can be undeployed. ये एस्पायरेट कर लेता है किसी भी एम्बोलाई को जो जहाँ पर भी जाके The ऑक्लूड हुआ हुआ Megavac होता with है. SafeSeal technology provides greater utility and functionality in a simple, efficient, and effective device for peripheral This is treatment. all about the vascular surgery. The